Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 30th April 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question. Level of consciousness of a client is assessed using. किसी पेशेंट में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के असेसमेंट के लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए लैंड ब्राउडर्स मेथड, ऑप्शन बी ब्रैडन स्केल, ऑप्शन सी ग्लासगो कोमा स्केल, ऑप्शन डी सेनाइल चार्ट। The right answer is option C. It is Glasgow Coma Scale. Land-Browder's method for extent of burn injury assessment. किसी पेशेंट में कितना बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लैंड-ब्राउडर्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ब्रैडन स्केल इज़ यूज्ड टू असेस द रिस्क ऑफ बेड सोर। अगर कोई पेशेंट लंबे समय तक बेड रिडन है तो उस पेशेंट में बेड सोर्स डेवलप होने की संभावना कितनी है, इस चीज़ के असेसमेंट के लिए ब्रैडन स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। सेनाइल चार्ट इज़ यूज्ड फॉर विजुअल एक्यूटी। जब आपने आईसाइट का टेस्ट करवाया होगा तो उस समय जो अल्फ़ाबेट्स आपको देखकर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं वो प्रोसेस सेनाइल चार्ट है और आपकी विजुअल एक्यूटी इसके असेसमेंट के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ग्लासगो कोमा स्केल contains 3 dominants such as eye opening, motor response and verbal response. किसी भी पेशेंट में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का असेसमेंट करने के लिए जो GCS स्कोर अपन कैलकुलेट करते हैं उसमें बेसिकली हम 3 चीज़ों का असेसमेंट करते हैं और आप इसे EVM की मिनेमोनिक के थ्रू याद रख सकते हैं। E फॉर आई ओपनिंग, V फॉर वर्बल रिस्पॉन्स और M फॉर मोटार रेस्पॉन्स। GCS का जो मैक्सिमम स्कोर होता है 15, जो कि पेशेंट की वेलबींग को शो करता है, और GCS का मिनिमम स्कोर जो होता है वो होता है 3। इस प्रकार इस स्कोर के आने पर यह माना जाता है कि पेशेंट में किसी भी प्रकार का न्यूरोलॉजिकल फंक्शन नहीं है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। Next question. Highest level of need according to Maslow's hierarchy is. Maslow's hierarchy के अनुसार highest level of need क्या होती है? Physiologic needs, safety and security, love and belongingness, self-actualization. The right answer is option D. It is self-actualization. Maslow's hierarchy से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। Maslow's hierarchy के अंदर इस प्रकार से पिरामिड ड्रॉ किया जाता है जिसके अंदर 5 बेसिक नीड्स होती हैं। किसी भी पर्सन को सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करना होता है, फुलफिल करना होता है। फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन आदि को इंक्लूड किया जाता है। जैसे ही किसी पर्सन की ये फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं, अब पर्सन नेक्स्ट हायरार्की में चला जाता है, नेक्स्ट लेवल में चला जाता है। इस जगह पर आने के बाद पेशेंट के अंदर सेफ्टी नीड्स आने लगती हैं, यानी पर्सन अब चाहता है कि उसे खाना मिल गया, रहने की जगह मिल गई, अब उसे सेफ्टी नीड्स की आवश्यकता होती है। इसमें पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी आदि की उसे इच्छा रहती है। जैसे ही ये सभी आवश्यकताएं उसकी पूरी होती हैं, अब थर्ड स्टेप के अंदर पर्सन माइग्रेट कर जाता है और इसे हम लव एंड बिलोंगिंगनेस के लेवल के नाम से जानते हैं।
इसमें पर्सन फ्रेंडशिप बनाना चाहता है, फैमिली के साथ रहना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ना चाहता है। जैसे ही पर्सन की ये थर्ड नीड सेटिस्फाई होती है, अब इस पर्सन को सेल्फ एस्टीम पाने की इच्छा होती है। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है उसे रेस्पेक्ट मिले, उसे उसका जो सोशल स्टेटस है वो हाई हो, लोग उसकी स्ट्रेंथ को माने, उसे कुछ भी करने की आज़ादी हो। ये सभी सेल्फ एस्टीम के अंतर्गत आने वाला है। अब पेशेंट की जैसे ही ये आवश्यकताएं पूरी होती हैं, अब पर्सन मास्लोज हायरार्की के फिफ्थ और टॉप लेवल पर पहुंच जाता है, जिसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नाम से जानते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वह कंडीशन है जिसमें एक ह्यूमन मैक्सिमम जो बन सकता है वो बनना चाहता है। एक ह्यूमन जिसके पास जितनी मैक्सिमम काबिलियत है वो उसे पाना चाहता है। यही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर सर्विक्स? किसी वुमेन में यदि सर्विक्स का कैंसर हो जाए तो इसे डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है? पेप्समियर टेस्ट, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट या फिर CA-125? प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। टेस्ट टू डिटेक्ट कैंसर सर्विक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। कैंसर सर्विक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पेप्समियर टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल कैंसर। इंपॉर्टेंट वन, अगर किसी फीमेल को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा इन्फेक्शन हो तो इस इन्फेक्शन के बाद उसमें सर्विक्स का कैंसर बन सकता है। कैंसर एंटीजन 125 is a marker for ovary and uterus cancer in which it is elevated. अगर किसी फीमेल में ओवरी या यूट्रस का कैंसर हो जाए तो उसके अंदर कैंसर एंटीजन 125 CA-125 का लेवल आपको नॉर्मल से बढ़ा हुआ मिलेगा। इन कॉलन, रेक्टम, लंग्स, ब्रेस्ट, ओवरीज एंड पैंक्रियाटिक कैंसर कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन लेवल इज एलिवेटेड। यहाँ पर हम उन सभी इम्पॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि अपकमिंग नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन का लेवल किसी पर्सन में बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है उसे कॉलन, रेक्टम, लंग्स, ब्रेस्ट, ओवरीज या पैंक्रियास का कैंसर हो सकता है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एलिवेटेड इन प्रोस्टेट कैंसर। इंपॉर्टेंट, अगर PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का लेवल किसी पर्सन के अंदर बढ़ा हुआ मिले आपको तो हम कह सकते हैं कि उसे प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ऑल्सो नोन एज गामा सेमाइनो प्रोटीन और कैलिकैरिन 3। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन को हम गामा सेमिनो प्रोटीन या कैलिकैरिन 3 के नाम से जानते हैं। Alpha fetoprotein is also used as a cancer marker. It is elevated in liver cancer and cancer of testis. मेल्स के अंदर होने वाले कैंसर ऑफ टेस्टिस या फिर लीवर कैंसर की स्थिति में अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। CA-15-3 यूज्ड फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में CA कैंसर एंटीजन 15-3 का लेवल आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल रेफर्स टू डूइंग गुड टू द क्लाइंट? अगर आप अपने क्लाइंट यानी पेशेंट के लिए कुछ अच्छा करते हैं
तो ऐसा करते हुए आप किस एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं? ऑप्शन ए बेनिफिसेंस, ऑप्शन बी नॉन मैलिफिसेंस, ऑप्शन सी ऑटोनॉमी, ऑप्शन डी जस्टिस। The right answer is option A, it is beneficence. आइए इन सभी टर्म्स को डिस्कस कर लें। प्रीवियस एग्जाम्स में ये सभी टर्म्स इंडिविजुअली पूछी गई हैं। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो इसे आप बेनिफिसेंस के नाम से जानते हैं। इसे याद रखने का तरीका है बेनिफिसेंस यानी सिंपली बेनिफिट, यानी आप किसी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, बेनिफिट करवा रहे हैं। नेक्स्ट आता है नॉन मैलेफिसेंस, यानी किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना, डूइंग नो हार्म। आपने किसी को भी जान और माल का नुकसान नहीं पहुंचाया है, नॉन मैलफिसेंस। इस तरह से आप बाय अ सिंपल ट्रिक इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन्स सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ क्लाइंट। ऑटोनॉमी का सिंपल मतलब होता है कि आप बिल्कुल फ्री रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, आप किसी बंदिश में नहीं रहना चाहते। आप ये चाहते हैं कि जो भी आप सोचते हैं उसे कर पाएँ, ये कहलाता है ऑटोनॉमी। इट इज़ लाइक अ फ्रीडम। जस्टिस का मतलब सिंपल है ट्रीट इक्वली, यानी सिंपली कहें तो न्याय। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which nursing diagnosis is most appropriate for an elderly client with osteoarthritis? अगर किसी एल्डर क्लाइंट को, उम्र दराज पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होना चाहिए? रिस्क ऑफ इंजरी, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स। ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिस्क ऑफ इंजरी। लेट्स सी द रैशनल। In osteoarthritis patient, joint become stiff, so the person is not able to move properly and it causes increased risk of injury in this patient. जब भी किसी पर्सन को ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम की डिजीज़ होती है, इस डिजीज़ के अंदर पेशेंट के जो जॉइंट्स हैं, यानी पेशेंट के जो घुटने हैं, वो स्टिफ हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं, उनमें मूवमेंट जनरली नहीं हो पाता। और हम जानते हैं कि बॉडी को चलते समय बैलेंस रखने के लिए जॉइंट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर जॉइंट में प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगी तो पर्सन बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाएगा और चलते समय वो नीचे गिर सकता है, जिससे कि उसे चोट पहुंच सकती है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट के अंदर इंजरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू हेड एंड नेक। हेड और नेक वाले हिस्से को, सिर और गर्दन वाले पार्ट को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करवाती है? कोरोनरी, कैरोटिड, मेसेंट्रिक या इंटरकोस्टल? Option B is correct here. Right and left common carotid arteries from the principal blood supply to the head and neck. राइट और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज हेड और नेक को मुख्य रूप से ब्लड पहुंचाने का काम करती हैं। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी की ब्रांच है, जबकि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है एरोटिक आर्टरी की ब्रांच है। इसके अलावा एग्ज़ाम में
कोरोनरी आर्टरी के बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है। कोरोनरी आर्टरी वह आर्टरी है जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम करती है और ये आर्टरी हार्ट के चारों तरफ रहती है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसीलिए इसका नाम कोरोनरी आर्टरी रखा गया है। जैसे कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर देखने में क्राउन के समान होती है, इसीलिए उसे कोरोना वायरस नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, state of uneasiness arising out of anticipation of danger is termed as। जब किसी सिचुएशन में आपको ऐसा अनुभव होता है कि आप किसी डेंजर सिचुएशन में हैं और आप अनईजी महसूस करते हैं खुद को, तो इस चीज़ को आप किस टर्म से डिनोट करेंगे? फोबिया, एंजाइटी, टेंशन या ऑब्सेशन? खतरे का अनुभव होने के बाद आपका नॉर्मल फील नहीं करना क्या कहलाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कॉल्ड एंजाइटी। इसे हम एंजाइटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विथ मल्टीपल ट्रॉमा इज हैविंग रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। Which one of the following is earliest sign of acute respiratory distress syndrome? किसी पेशेंट को मल्टीपल ट्रॉमा होने के बाद उसमें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS डेवलप होने की संभावना रहती है। आपको ये बताना है कि ARDS में सबसे पहले कौन सा साइन देखने को मिलेगा, अर्लीस्ट साइन सेलेक्ट करना है। Bilateral wheezing, intercostal retraction, increased respiration rate, inspiratory crackles. The right answer is option C, it is called increased respiratory rate. Earliest sign of acute respiratory distress syndrome is increased respiratory rate. ARDS होने पर सबसे पहले पेशेंट की जो रेस्पिरेशन की रेट है, जो कि जनरली 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट होनी चाहिए, ये इससे ज़्यादा हो जाती है। दिस इज फॉलोइंग बाय इंक्रीज डिस्पनिया, एयर हंगर, रिट्रैक्शन ऑफ एक्सेसरी मसल्स एंड साइनोसिस। रेस्पिरेशन रेट बढ़ने के बाद पेशेंट को सांस लेने में डिफ़िकल्टी होने लगती है, पेशेंट बहुत तेज़ी से सांस लेने की कोशिश करता है, उसके रेस्पिरेशन में काम आने वाले जो एक्सेसरी मसल्स हैं उनमें रिट्रैक्शन होने लगता है और फाइनली पर्सन की बॉडी पर कुछ हिस्सों पर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, यानी साइनोसिस हो जाता है। ब्रीथिंग साउंड में बी क्लियर or consist of fine inspiratory crackles or diffuse cross crackles। इन पेशेंट्स में, ARDS के पेशेंट में जब आप ब्रीथिंग साउंड सुनेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, तो वहाँ पर आपको ब्रीथिंग साउंड क्लियर मिल सकते हैं, या हो सकता है इंस्पायरेशन पर कुछ क्रैकल साउंड सुनाई दे, यानी पानी के बुलबुलों के फूटने जैसी आवाज़ पेशेंट के एयर को इन करते समय सुनाई दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल इज नोन एज। अगर किसी पर्सन में आप स्केलेटल मसल्स में हो रही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी को, इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या फिर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोमायोग्राफी ये 3 वर्ड्स हैं। इलेक्ट्रो मीन्स समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, और मायो शब्द जहाँ पर भी आपको देखने को मिले, इस प्रीफिक्स के जुड़ने का मतलब है कि यहाँ पर
मसल्स की बात की जा रही है। मायो शब्द का मतलब होता है मसल्स। तो अगर आप किसी पर्सन के मसल्स की एक्टिविटी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी ग्राफ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहलाता है। रिमेनिंग टर्म्स को भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, जिसे आप शॉर्ट में ईईजी कहते हैं, इट इज़ अ रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ की रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी यानी ईईजी कहलाती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि ईसीजी, ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ की रिकॉर्डिंग है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी ईसीटी, ये डिप्रेशन के पेशेंट में यूज़ किया जाने वाला इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। इस प्रोसेस में, इस मैकेनिज़्म में पेशेंट के टेम्पोरल एरिया में इलेक्ट्रोड्स को प्रेस करके करंट फ्लो करा जाता है, जिसकी वजह से उसके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डेवलप होती है, सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं। Into the human body, which organ number is 1? Sometimes these questions may be asked. ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन संख्या में 1 है? लंग्स, किडनी, ओवरी या यूरिनरी ब्लैडर? The right answer is option D, urinary bladder. Hope you all are correct. Question number 18. A pneumonia patient receives oxygen by nasal cannula at the rate of 2 liters per minute. Client also have a history of coronary artery disease and COPD. If this client is having high oxygen concentration, what complication may occur? हॉस्पिटल में आपको ऐसा पेशेंट मिला है जिसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, COPD है, निमोनिया है और अब उसे नेज़ल कैन्यूला से ऑक्सीजन दी जा रही है 2 लीटर्स पर मिनट की रेट से। अगर इस पेशेंट को हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन दिया जाए तो उसमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ये आपको सेलेक्ट करना है। अपकमिंग नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शंस आर एपनिया, एंजाइनल पेन, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सिंपली क्वेश्चन है, COPD पेशेंट में यदि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दिया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज एपनिया। आइए रैशनल क्या है इसे जान लेते हैं। COPD मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। COPD का फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज पेशेंट हैव हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स। जो COPD के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये डिजीज़ बहुत ही धीरे धीरे डेवलप होता है, ग्रेजुअली डेवलप होता है। और COPD के पेशेंट्स के अंदर जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेटेड होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा फूले हुए होते हैं। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स आर फाउंड इन आवर ब्रेन that are stimulated when oxygen level are decreases, carbon dioxide level increases and H plus ion increases। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, वो उस समय एक्टिवेट होते हैं जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़े या फिर H प्लस आयन का लेवल बढ़े। गौर कीजिएगा, ब्रेन के सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स उस समय एक्टिवेट होते हैं जब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड H प्लस आयन का लेवल बढ़े और ऑक्सीजन की मात्रा घटे। If given high concentration oxygen to a person, this causes brain central chemoreceptors to depress and due to this breathing stops and apnea occurs। यहाँ पर समझने वाली बात है, हमारा जो ब्रेन का सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है वो उस समय एक्टिवेट होता है
जब ऑक्सीजन की कमी हो। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हुई, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए और ये सीधा सिग्नल लंग्स तक जाता है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, आप ज़्यादा गैस इन करिए या कुछ करिए जिससे कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ सके। तो लंग्स जो हैं अपने ब्रीथिंग की प्रोसेस को तेज करते हैं या लगातार ब्रीथिंग को मैनेज करते हैं। अगर मान लीजिए सीओपीडी का पेशेंट है, उसके लंग्स पहले से ही काफ़ी इन्फ्लेटेड हैं, हाइपर इन्फ्लेटेड हैं, और आपने उसे हाई कॉन्सेंट्रेशन की ऑक्सीजन दे दी, तो उसके ब्रेन में मौजूद इन सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स तक सिग्नल जाएगा कि हमारी बॉडी के अंदर खूब ऑक्सीजन है। तो ये सेंट्रल रिसेप्टर्स क्या करेंगे, लंग्स को ऑर्डर देंगे कि आप अपना काम बंद कर दीजिए, शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। और इस सिचुएशन में जैसे ही लंग्स अपना फंक्शन रोकेंगे, पर्सन के अंदर डिस्पनिया एपनिया जैसी कंडीशन हो सकती है और पर्सन की तुरंत डेथ तक हो सकती है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, सीओपीडी के पेशेंट को आप हमेशा 2 लीटर्स पर मिनट की रेट से ऑक्सीजन देंगे। इससे ज़्यादा ऑक्सीजन इसकी जान ले सकती है। होपफुली दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। Next question. An irresistible urge to void urine occurs when bladder volume increases to. यूरिनरी ब्लैडर में कितना वॉल्यूम यूरिन आने के बाद आप यूरिन पास करने की इच्छा को नहीं रोक सकते, आपको वॉइड करना ही पड़ेगा। 400 ml, 600 ml, 1000 ml या 800 ml। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज 600 ml। देखिएगा, ब्लैडर में यूरिन को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, उतना यूरिन अगर आ गया तो आपको ब्लैडर एम्प्टी करना ही पड़ेगा, अब आप उसे रोक नहीं सकते। और यहाँ पर जो अमाउंट है 600 ml, ये अनअवॉइडेबल अमाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिन इज ट्रांसपोर्टेड टू ब्लैडर बाय। किडनी से ब्लैडर तक जो यूरिन है वो किसके थ्रू पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है? वॉलेंट्री कंट्रोल, एक्शन ऑफ ग्रेविटी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरेटर्स। The right answer is option D, it is contraction of ureters. Ureters convey urine from kidney to urinary bladder by peristaltic contractions of muscular walls. मान लीजिए ये किडनीज हैं और ये यूरिनरी ब्लैडर है। दिस इज किडनी, यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज द यूरेटर्स। इन यूरेटर्स की जो मस्कुलर लेयर या मस्कुलर वॉल होती है, उनमें पेरिस्टैल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की मूवमेंट होती है, जिसके कारण जो यूरिन है किडनी से धीरे धीरे ब्लैडर की तरफ मूव कर पाता है। पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट आपके जीआई ट्रैक्ट के अंदर भी देखी जाती हैं, जिसके कारण जो फूड कंटेंट है स्टमक से रेक्टम तक मूव कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोन फॉर्मिंग सेल्स आर। बोन का फॉर्मेशन करने वाली सेल क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए ऑस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन बी ऑस्टियोसाइट्स, ऑप्शन सी ऑस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन डी ऑस्टियोन्स। प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। The right answer is option A, it is osteoblast. आइए ये सभी टर्म्स वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। Osteoblast are the basic bone forming cells that synthesis organic bone matrix और collagen। बोन का निर्माण करने वाली जो सेल्स हैं उसे हम ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के नाम से जानते हैं। बी फॉर ब्लास्ट, बी फॉर बनाने वाली। ऑस्टियोब्लास्ट आर द सेल्स दैट फॉर्म्स द बोन। नेक्स्ट, ऑस्टियोन्स। ऑस्टियोन्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड बोन एंड नॉट द बोन सेल्स।
दे आर ऑल्सो नोन एज हेवर्शियन सिस्टम। बोन के अंदर एक कैनाल के रूप की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई आदि मौजूद रहती हैं। इसे हम हेवर्शियन सिस्टम या हेवर्शियन कैनाल के नाम से जानते हैं। इसे कई बार हम ऑस्टियोन भी कह देते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स आर द मैच्योर बोन सेल्स। ऑस्टियोसाइट्स जो हैं मैच्योर बोन सेल्स होती हैं। Osteoclasts are the cells that remove, reabsorb damaged or old bone cells during the period of growth or repair. Osteoclast जो cells हैं वो बोन को रीएब्जॉर्ब करती हैं। मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं वो ओल्ड हो गई, डैमेज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तो इन सेल्स को बॉडी से रिमूव करने के लिए जो सेल्स काम करती हैं उन्हें हम ऑस्टियोक्लास्ट के नाम से जानते हैं। होपफुली ऑल दिस फोर टर्म्स आर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लिसिट मॉडल इज फॉर। प्लिसिट मॉडल किस से संबंधित है ये आपको बताना है। सेक्स थेरेपी, स्पिरिचुअल थेरेपी, फैमिली थेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी। The right answer is option A, sex therapy. Plicit model is used for sex therapy. प्रीवियस एग्जाम के अंदर प्लिसिट शब्द क्या है इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था, तो याद रखिएगा प्लिसिट का मतलब है परमिशन, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक सजेशन, इंटेंसिव थेरेपी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, PLISSIT, प्लिसिट, इसका फुल फॉर्म है परमिशन, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक सजेशन, इंटेंसिव थेरेपी। ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो मॉडल है ये सेक्सुअल फंक्शनिंग को एड्रेस करता है, सेक्सुअल फंक्शनिंग के बारे में बताता है और इस मॉडल को एनॉन के द्वारा 1976 में दिया गया था। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड सोडियम थियोमेलेट इज प्रेस्क्राइब्ड टू अ क्लाइंट who is suffering with rheumatoid arthritis. What can be the side effect of this overdose, this drugs overdose? अगर किसी rheumatoid arthritis वाले पेशेंट को गोल्ड सोडियम थियोमेलेट दिया जा रहा हो तो इस गोल्ड सोडियम थियोमेलेट का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है अगर ओवरडोज यूज की जाए। ऑप्शन ए फ्लशिंग, ऑप्शन बी डिजीनेस, ऑप्शन सी मेटालिक टेस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। The right answer is option C, metallic taste. प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गोल्ड सोडियम थियोमेलेट ड्रग्स टॉक्सिसिटी साइन आर प्यूराइटिस, डर्मेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस, डायरिया एंड मेटालिक टेस्ट। गोल्ड सोडियम थियोमेलेट लेने के बाद आपको माउथ में ऐसा टेस्ट आता रहेगा जैसे कि आपने कोई मेटल सब्सटेंस खा लिया हो, और ये इम्पॉर्टेंट इसका साइन भी है। फ्लशिंग एंड डिजीनेस आर द साइड इफेक्ट्स दैट मे अकर सून आफ्टर गिविंग इंजेक्शन। गोल्ड सोडियम थियोमेलेट ड्रग जैसे ही आपने पेशेंट को लगाया, इस इंजेक्शन को लगाने के तुरंत बाद पेशेंट का चेहरा लाल हो सकता है यानी फ्लशिंग हो सकती है, पेशेंट को डिजीनेस हो सकता है यानी चक्कर आ सकते हैं। ये इमीडिएटली होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ना कि ड्रग की ओवरडोज होने के कारण देखे जाने वाले टॉक्सिसिटी सिम्टम्स। इन द क्वेश्चन इट इज़ आस्क्ड दैट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ ओवरडोज एंड ओवरडोज इज अ लेट सिम्टम, सो मेटालिक टेस्ट इज अ करेक्ट आंसर। बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिएगा, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
हमेशा याद रखें, जब भी पेशेंट को ओवरडोज दी जाती है तो उससे जो साइड इफ़ेक्ट डेवलप होते हैं उन्हें आप हमेशा लेट सिम्टम्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज कंसर्न विथ हियरिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड सेंस ऑफ स्मेल? ब्रेन का कौन सा हिस्सा सुनने, शॉर्ट टर्म मेमोरी और सेंस ऑफ स्मेल से संबंधित है? टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, सेरिबेलम या हाइपोथैलेमस? The right answer is option A, it is temporal lobe. Hearing and balance, olfactory, short-term memory is situated into the temporal lobe of cerebellum. हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है उसे हम सेरेब्रम के नाम से जानते हैं। इस सेरेब्रम वाले पार्ट के अंदर टेम्पोरल लोब होता है और इस टेम्पोरल लोब के अंदर हिप्पोकैम्पस पाया जाता है और ये हिप्पोकैम्पस के अंदर ही हियरिंग, बैलेंस, ऑल्फैक्शन और शॉर्ट टर्म मेमोरी के सेंटर्स मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिक कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट्स टू हेमिस्फेयर्स ऑफ द ब्रेन। हम अपने ब्रेन को दो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसे हम हेमिस्फेयर्स के नाम से जानते हैं। आपको ये बताना है कि इन दोनों आधे आधे ब्रेन के हिस्सों को एक मोटी नर्व फाइबर्स की लाइन जो है कनेक्ट करती है, जोड़ती है। इसे आप किस नाम से जानते हैं? कॉर्पस कैलोसम, हाइपोथैलेमस, पोन्स या ब्रेन स्टेम? The right answer is option A, corpus callosum. The broad band of white matter that connects the cerebrum hemisphere is called corpus callosum. ब्रेन के सेरेब्रम पार्ट के दो हेमिस्फेयर्स को वाइट मैटर से बनी जो लेयर या कवरिंग जोड़ती है उसे हम कॉर्पस कैलोसम के नाम से जानते हैं। प्रीवियस एग्जाम में इस इम्पॉर्टेंट एनाटॉमी के क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड्ज सेल इन द ब्रेन आर फाउंड इन। ब्रेन के अंदर पाए जाने वाली जो बैड्ज सेल्स हैं वो किस एरिया में पाई जाती हैं? थैलेमस में, सेंसरी कॉर्टेक्स में, प्राइमरी मोटार कॉर्टेक्स में या सेकेंडरी मोटार कॉर्टेक्स में? The right answer is option C, it is primary motor cortex. Badge cells are the type of gained pyramidal cells in the cortical motor area of the brain. बैड्ज सेल्स जो होती हैं ये बड़ी और पिरामिडल सेल्स होती हैं जो कि कॉर्टिकल मोटार एरिया में पाई जाती हैं, यानी प्राइमरी मोटार कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ होल पॉपुलेशन एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाने वाला वह इंडिकेटर जो कि किसी देश की पूरी आबादी के सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को बताता हो, क्या कहलाता है? मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट या इनमें से कोई नहीं? The right answer is option C, it is infant mortality rate. Infant mortality rate यानी IMR is one of the most universally accepted indicator of health status, not only of infants but also for the whole population and their socio-economic condition. अगर हमें किसी भी देश की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है इसे जानना हो या उस देश के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है इसे जानना हो तो हम इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट
यानी नवजात शिशु की मृत्यु दर कितनी है इसे चेक करेंगे। ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद एक्सेप्टेड इंडिकेटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाय द बॉलस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ KCl। अगर किसी पेशेंट को आपने पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन बिना डाइल्यूट किए और तेजी से लगा दिया तो इसका मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। ऑप्शन ए एरिथमिया एंड कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ऑप्शन सी पैरालिटिक इलियस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार रेटिंग। The right answer is option A, arrhythmia and cardiac arrest. Arrhythmia and cardiac arrest is the complication caused by bolus administration of KCl. अगर किसी पर्सन या पेशेंट का पोटेशियम लेवल कम है तो इस लेवल को मेंटेन करने के लिए हम पोटेशियम क्लोराइड देते हैं IV। इस पोटेशियम क्लोराइड को जब भी आप पेशेंट को देंगे पहले इसे डाइल्यूट करेंगे, फिर उसके बाद इसे बहुत ही स्लोली इन्फ्यूज़ किया जाता है। इन्फ्यूजन पंप की मदद से आप इसे इन्फ्यूज़ करेंगे। अगर आपने बिना ध्यान दिए इस मेडिसिन को पोटेशियम क्लोराइड को IV बिना डाइल्यूट किए और तेज़ी से दे दिया, बॉलस फॉर्म में दे दिया, तो पेशेंट में अरिथमियाज होंगे और अचानक से उसमें कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और आपके इंजेक्शन देते देते ही पर्सन की डेथ हो जाएगी। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हुआ है और पेशेंट फिनिश। सो आफ्टर ज्वाइनिंग योर ड्यूटीज़ इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रीटेड थ्रू द लैक्राइमल ग्लैंड। हमारी बॉडी में लैक्राइमल ग्लैंड पाई जाती है। इस ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है ये आपको बताना है। सीबम, म्यूकस, टीयर या स्वेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज टीयर्स। लैक्राइमल ग्लैंड हमारी आईज में पाई जाने वाली ग्लैंड है जो कि टीयर्स का फॉर्मेशन करती है, यानी आंसुओं का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ पॉस्ट्यूल इन द एरिया ऑफ आई लैशेस द फॉलिकल इज कॉल्ड। अगर किसी पर्सन की आई लैशेस पर, आँखों की पलकों पर कोई फुंसी या पॉस्ट्यूल्स हो जाए, फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, तो इसे आप क्या कहते हैं। स्टाइल, टॉसिस, ग्लूकोमा, कंजक्टिवाइटिस। The right answer is option A, it is called style. A localized inflammatory swelling of one or more of the glands of eyelid is called style. हमारी आँखों की पलकों पर यदि फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए तो हम इसे स्टाइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which extraocular muscle is not supplied by third cranial nerve? कौन सा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल थर्ड क्रेनियल नर्व द्वारा सप्लाई नहीं किया जाता। सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज सुपीरियर ऑब्लिक मसल। Let's see the rationale. 4 extrinsic muscles of the eyeball such as superior, inferior, medial and rectus muscles and inferior oblique muscles supplied by oculomotor nerve or third cranial nerve. हमारी जो आई बॉल्स हैं
उनको मूव कराने के लिए टोटल 6 मसल्स होती हैं जिन्हें हम एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के नाम से जानते हैं। इन 6 में से 4 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो कि सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स हैं, इन चारों को थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, जबकि सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स जो है उसे ट्रॉक्लियर नर्व या फोर्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है और रिमेनिंग जो मसल है उसे लेटरल रेक्टस मसल के नाम से जानते हैं और ये एब्ड्यूसेंस नर्व जो कि सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है इसके द्वारा सप्लाई किया जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ अस्कल्टेशन ऑफ एपिकल पल्स। अगर आपको किसी पेशेंट में एपिकल पल्स कितनी है इस चीज़ का असेसमेंट करना हो तो आप स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को किस जगह पर प्लेस करेंगे? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट राइट मिड एक्सिलरी लाइन पर, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन पर, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट मिड क्लेविकुलर लाइन पर, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिएगा, जब भी हमें पेशेंट की हार्ट रेट या पल्स को स्टेथोस्कोप की मदद से कैलकुलेट करना है तो इस सिचुएशन में हम पेशेंट के फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को रखते हैं और जो लोकेशन है वो मिड क्लेविकुलर बोन के बिल्कुल बीचों बीच होनी चाहिए। एक बार इसे डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेशेंट है, इस पेशेंट की ये क्लेविकल बोन है, इस बोन के बिल्कुल बीचों बीच फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर हम अपना स्टेथोस्कोप रखकर एपिकल पल्स को कैलकुलेट करते हैं। एपिकल पल्स जनरली छोटे बच्चों में पूरे 1 मिनट तक कैलकुलेट की जाती है। पल्स डेफिसिट की कंडीशन में भी एपिकल पल्स का असेसमेंट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली ये सभी क्वेश्चंस आपको इम्पॉर्टेंट लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।